गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के दीर्घ उत्तर प्रश्न करेंगे 3 अंक और 8 अंकों के। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले हम लेते हैं। कॉलिन मैकेंजी कौन था और उसने इतिहास से संबंधित परंपराओं और स्थलों का अध्ययन क्यों आरंभ किया? ठीक है, तो आप इसके अंदर बताएंगे कि कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार था। अभियंता यानी हो गया इंजीनियर, सर्वेक्षक सर्वेक्षण करना, जगह जगह घूमकर उसका जैसे हम कहते हैं कि सेंसस होता है वो सर्वेक्षण होता है। ठीक है, सेंसस करना, सर्वेक्षण करना, और मानचित्रकार यानी मानचित्र बनाना। कॉलिन मैकेंजी वो थे। उनका जन्म 1754 में हुआ था। 1815 में उसे भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए कॉलिन मैकेंजी ने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थानों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। पुर्तगालियों ने विजयनगर में अपने व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने के प्रयास क्यों किए? तो हम देखते हैं इसका उत्तर क्या रहेगा। पुर्तगालियों ने क्यों विजयनगर में अपने व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने की कोशिश करी? 1498 में पुर्तगाली जो उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर आए। पुर्तगाली 1498 में उपमहाद्वीप में विजयनगर के पश्चिमी तट पर आए। इन्होंने व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि इनके पास बेहतर सामरिक तकनीक थी। विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग में इन्हें महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता दी। ये व्यापार के साथ साथ यहाँ अपना प्रभाव भी जमाना चाहते थे। तो इनके पास सामरिक यानी युद्ध से संबंधित बंदूकें थीं, इनके पास शक्ति थी, तो ये सोचते थे व्यापार के साथ साथ हम अपना यहाँ प्रभाव भी जमाएं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा कि वो उस तरीके से इन लोगों के पास पावर ज़्यादा थी, तो वो ये अपना प्रभाव यहाँ पे लगा के अधिक से अधिक यहाँ पर अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे, लाभ कमाना चाहते थे। प्रश्न 3 है, मंदिर के सभागारों का प्रयोग किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था? मंदिर के सभागारों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए होता था। कुछ सभागारों में देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थीं। सभागारों में संगीत, नृत्य और नाटक का कार्यक्रम होता था। सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए किया जाता था। कुछ मंदिरों में सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए भी होता था। तो विजयनगर के उपलक्ष्य में सारी चीज़ें जो किताब में लिखी है वो हमने करी। सभागार क्या होता है? एक हॉल टाइप, जैसे जब मीटिंग ग्राउंड जो होता है। मंदिरों में क्या करते थे? सभागारों में देवताओं की मूर्ति रखते थे। संगीत, नृत्य, नाटक होता था। जैसे आप देखते हैं फेस्टिवल्स के दौरान, नवरात्रि हो, गणेश पूजा चल रही हो, रामलीला के दिन हो, तो संगीत, नृत्य और नाटक होते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति, उनसे संबंधित उनकी जो जीवनियाँ होती है उस पर लोग नाटक करते हैं, नृत्य करते हैं। उनके विवाह पर आनंद मनाते हैं, तो लोग गैदर करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए सभागारों का प्रयोग करते थे। और देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए, जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी पे देखते हैं कि कृष्ण भगवान को झूला झुलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रकार से मंदिर के सभागारों का प्रयोग होता था। अब प्रश्न 4 है, विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति किस प्रकार की जाती थी? इसका विकास सिंचाई उद्देश्यों के लिए किस प्रकार होता था? तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल आपूर्ति किस तरह होती थी? विजयनगर साम्राज्य में जल की आवश्यकता तुंगभद्रा नदी द्वारा बनाए गए प्राकृतिक कुंड से पूरी तरह होती थी। ठीक है, पूरी होती थी। तुंगभद्रा नदी से जो प्राकृतिक कुंड बनता था उससे पूरी होती थी। यहाँ अन्य जल हौजों का निर्माण भी किया गया था। कमलपुरम जलाशय का विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण स्थान था। कमलपुरम जलाशय सबसे बड़ी एक खास हौज थी जिसको हम कमलपुरम जलाशय कहते हैं। हीरिया नहर का उपयोग भी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। तो इस नहर का नाम याद कर लें, हीरिया नहर, कमलपुरम जलाशय और बहुत सारी हौज बनी और प्राकृतिक कुंड। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार के सुदृढ़ीकरण की नीति को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपका इस तरीके से भी आता है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल के विषय में कुछ बताइए। तो वो साम्राज्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण था उनका। ये 1 मार्क में आप सिर्फ इतना, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, विस्तार की नीति थी और सुदृढ़ीकरण की नीति थी। अब इसको एक्सप्लेन करके अगर हम लिखेंगे तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र हासिल किए गए।
कृष्णदेवराय के शासनकाल में उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किया गया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया गया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में बेहतरीन मंदिरों का निर्माण हुआ। तो उड़ीसा के शासकों का दमन, बीजापुर के सुल्तानों को पराजित किया और कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के हिस्से हासिल किए गए। तो विस्तार होता जा रहा है ना, अपने एरिया का विस्तार कर रहे हैं। और उड़ीसा की जगह ये सब, तो जहाँ जीतते जा रहे हो विस्तार कर रहे हो, उसका सुदृढ़ीकरण भी कर रहे हो। उन्होंने मंदिरों का भी निर्माण कराया। उसके बाद छठा प्रश्न है, विजयनगर शहर और साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ था, स्पष्ट कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में मैकेंजी का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने इसको खोजा था। तो हमने इसका पुनर्निर्माण, यानी कि एक चीज़ जो हो चुकी है उसके बाद दोबारा उसको पुनर्निर्माण करना साक्ष्यों के आधार पर। तो मैकेंजी का महत्वपूर्ण योगदान था। मैकेंजी 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाए। इन्होंने हम्पी का पहला मानचित्र भी बनाया। विरूपाक्ष मंदिर जो शिव मंदिर है और पंपा देवी के पुरोहितों की स्मृतियों के आधार पर विजयनगर के इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया। पंपा देवी जो है उन्हीं के नाम पे हम्पी का शायद नाम रहा होगा। ये कुल देवी है वहाँ की, उनके नाम, इनकी पुरोहितों की स्मृति के आधार पर इसके इतिहास का पुनर्निर्माण किया। छाया चित्रकारों और शोधकर्ताओं ने विजयनगर के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। तो अब इसके लिए कुछ विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का भी सहारा लिया। एक तो मैकेंजी ने जो चीज़ें निकाली, उसके बाद विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का सहारा। विदेशी यात्रियों ने जो चीज़ें लिखी थी उससे भी इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया। स्थानीय साहित्य जो कि कन्नड़ में, तमिल में और संस्कृत में लिखा गया है। तो आप ये देखिए कि जो साहित्य है वो कन्नड़, तमिल और संस्कृत में मिलता है। आपके 1 मार्कर में कई बार क्वेश्चन आएगा लैंग्वेजेस का, तो संस्कृत है, तमिल है और कन्नड़ है। किसके लिए? विजयनगर के लिए। यह भी विजयनगर शहर तथा साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सहायक साबित हुआ। मंदिर, स्थापत्य कला, किलेबंदी, मूर्ति आदि की सहायता से भी इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया। जो मंदिर मिले, विरूपाक्ष मंदिर, मिट्टल मंदिर, स्थापत्य कला और किलेबंदी, हमने देखा अब्दुल रजाक के जो वर्णन मिले हैं, मूर्ति, इन सब से भी इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया। तो जो भी यात्री आए थे उन्होंने जो उनके घरों के बारे में, आवास के बारे में, किलेबंदी के बारे में, इन सब से हमने इतिहास का पुनर्निर्माण किया। उसके बाद प्रश्न है, हम्पी के भग्नावशेष किस प्रकार और कब प्रकाश में लाए गए, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो उसको अभी हमने देखा कि कॉलिन मैकेंजी ने उनको लाइट में लेकर आए। वो हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। इन्होंने स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। इनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल की स्मृति पर आधारित थी। तो प्रश्न नंबर 1 भी जो था उसके भी कुछ पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं, कॉलिन मैकेंजी के बारे में जो आपने पढ़ा। उसके बाद विजयनगर की अमरनायक प्रणाली की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अमरनायक प्रणाली विजयनगर में होती थी, तो उसकी खास बातें क्या हैं। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा लगता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए। तो जैसे अमरनायक प्रणाली विजयनगर में थी, वैसी ही प्रणाली दिल्ली सल्तनत में एकता नाम से जानी जाती थी, एकता प्रणाली। अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अमरनायक किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोगों तथा घोड़े और हाथियों के लिए निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रखते थे। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट देते थे और अपनी स्वामी भक्ति स्पष्ट करते थे। तो अमरनायक का काम क्या होता था कि एक तो ये दिल्ली की एकता प्रणाली से मिलती है, एक राजनीतिक खोज है। ये सैनिक कमांडर होते थे, उनको राज्य के कुछ क्षेत्र दिए गए थे, तो वो किसानों से, शिल्पकर्मियों से, व्यापारी से भू राजस्व इकट्ठा करते थे। फिर वो जो चीज़ें इकट्ठी होती थी वो राजा को एक बार वर्ष में भेंट देते थे और स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। और राज्य को जब भी ज़रूरत होती थी वो उनके लिए सैनिक सहायता भी देते थे। और राजस्व का कुछ भाग तो वो अपने लिए रख लेते थे, घोड़े और हाथियों के लिए अपने पास रखते थे, बाकी राजा को सैनिक सहायता देते थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आपके विचार में महानवमी डब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व है। ये महानवमी डब्बा का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महानवमी डब्बा से संबंधित अनुष्ठानों का बहुत महत्व है, तो इन्होंने इससे संबंधित अनुष्ठानों का महत्व पूछा है।
इस संरचना में जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाते थे। 10 दिन के हिंदू त्यौहार जिसे दशहरा या नवरात्रि कहा जाता है। तो अभी भी आप जानते हो कि सितंबर या अक्टूबर में दशहरा या नवरात्रि का त्यौहार आता है, जो 10 दिन का त्यौहार होता है। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे, अपना रुतबा दिखाते थे। जितना अच्छा फेस्टिवल, जितना रुतबा होगा, उतना शानदार ढंग से ये अनुष्ठान मनाए जाएंगे। उनके ताकत का प्रदर्शन है, उनके अधिराज्य का प्रदर्शन है। इस अवसर पर होने वाले धर्म अनुष्ठानों में मूर्ति की पूजा की जाती थी, राज्य के अश्व की यानी घोड़े की पूजा की जाती थी, भैंस की तथा अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। तो कुछ जानवरों की बलि दी जाती थी, अश्व की पूजा की जाती थी और मूर्ति की पूजा की जाती थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़े, हाथी, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा भी निकाली जाती थी। तो नृत्य होता था, कुश्ती होती थी, ये प्रतिस्पर्धाएं करी जाती थी। घोड़े को, हाथियों को साज लगे घोड़े यानी इनको सजाया जाता था। जैसे रिपब्लिक डे पे हम अभी करते हैं, परेड निकालते, सैनिकों की शोभा यात्रा परेड होती है ना सैनिकों की, तो उसी प्रकार से हाथी की, घोड़े की, इन सब की परेड निकल जाती थी, जिसको हम बोलेंगे शोभा यात्रा। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धाएं होती थी और उनके लिए, राजाओं के लिए, अन्य राजा या मेहमान वगैरह उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम अभी भी करते हैं, लेकिन ये बलि पूजा, बलि जो है ये अब वर्जित है, बलि नहीं की जाती। बाकी हम नवरात्रों में ये सारी चीज़ें अभी भी करते हैं। और गोपुरम की कुछ विशेषताएं बताइए। तो गोपुरम का क्वेश्चन आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है। गोपुरम और सभा मंडप जो आपने पढ़ा था उसमें अंतर पिछले क्वेश्चंस में। गोपुरम की विशेषता क्या होती है? गोपुरम केंद्रीय दीवारों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे। केंद्रीय दीवारों की जो मीनारें हैं उनसे भी ऊंचे ऊंचे गोपुरम बनाए जाते थे। मंदिर के बाहर के प्रवेश द्वार, ये लंबी दूरी से मंदिर के होने का संकेत देते थे। तो मंदिर के प्रवेश द्वार बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे, तो दिवाले की मीनारें भी छोटी लगती थी। दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिरों में गोपुरम देखे जाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अभी हमारे दीर्घ क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। विजयनगर प्रशासन में अमरनायक प्रणाली एक प्रमुख राजनीतिक कोष थी, इसका मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न हमने अभी किया था। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी, वही पॉइंट है। ऐसा लगता है इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, यानी राय उनको वो ज़मीन दे देते थे, वो क्षेत्र देते थे जहाँ पे वो खुद का शासन चलाते थे। प्रशासन के लिए ये क्षेत्र राय कौन थे? जैसे कृष्णदेव राय, वहाँ के राजा जो विजयनगर के राजा थे वो राय कहलाना पसंद करते थे, उनको राय कहा जाता था। अमरनायक किसानों से, शिल्पकर्मियों से, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। राजस्व का कुछ भाग वो अपने व्यक्तिगत उपयोगों के लिए रखते थे, अपने खुद के खर्चे के लिए, और कुछ घोड़े और हाथियों के लिए निर्धारित दल के लिए रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। तो कुछ अपने यूज़ के लिए, कुछ घोड़े हाथियों के लिए, उनके दलों के लिए जो रखरखाव चाहिए उसके लिए अपने पास रखते थे। यह दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। युद्धों के समय में जो सैनिक शक्ति चाहिए तो ये अमरनायक राजा को, राय लोगों को, वहाँ के जो शासक होते उनको ही शक्ति देते थे, हेल्प करते थे, जिनकी मदद से पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में लिया गया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट देते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। अमरनायक राजा के दरबार में उपहारों के साथ खुद उपस्थित हुआ करते थे। तो वो उपहार लेके राजा के सामने जाते थे, जहाँ वो अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे वर्ष में एक बार। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी कर देता था और उन पर नियंत्रण दर्शाता था। तो राजा को कभी महसूस होता था कि इस अमरनायक को इस जगह से हटा के दूसरे राज्य क्षेत्र में लगाना है, तो राजा वो कर सकता था, उसके पास वो शक्ति थी, और इस तरह से वो अपना नियंत्रण भी उन पर रखता था। तो किसी अमरनायक को अधिक पावरफुल नहीं होने देता था। अब अगला प्रश्न हमारे पास है कि विजयनगर के महलों, मंदिरों तथा बाजारों का पुनः अंकन किस प्रकार संभव हो सका, स्पष्ट कीजिए। तो इनका फिर से हम पुनर्निर्माण कैसे कर सके, महलों का, मंदिरों का, बाजारों का। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांत और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। मैकेंजी ने जो सर्वेक्षण किया था 1800 ईस्वी में, उसके बाद यात्रा वृत्तांत जो यात्रियों ने लिखे थे, जो उधर आए थे, उनकी चीज़ों को देखा गया और अभिलेखों को देखा गया। इन सभी जानकारी को एक साथ जोड़ा गया, सबको इकट्ठा रीड किया, फिर उनको ज्वाइन किया,
समझने की कोशिश की तो 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल पर मान्यता भी मिली कि राष्ट्रीय महत्व का स्थल है 1976 में। उसके बाद 1980 के दशक में आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा ज्ञान सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों का सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना को शुरू किया गया। तो देखो मैकेंजी ने जो किया था यात्रा वृत्तांत अभिलेख, उसे इन्फॉर्मेशन मिली। फिर ये भारतीय पुरातत्व विभाग होते हैं, और ये क्योंकि कर्नाटक में ये जगह है विजयनगर की, इसे कर्नाटक पुरातत्व और संग्रहालय विभाग को बोला इसका संरक्षण करो, इसके बारे में स्टडी करो। तो 1976 में इनको हमने घोषणा भी कर दी कि राष्ट्रीय महत्व का स्थल है ये हम्पी 1976 में। उसके बाद 1980 के दशक में विविध प्रकार से हमने देखा, इसका व्यापक अच्छे से स्टडी किया ज्ञान सर्वेक्षण के माध्यम से। जो भी विजयनगर से भौतिक चीज़ें मिली थी, भौतिक अवशेष, उनको डिटेल में स्टडी किया, छोटे से छोटी सूक्ष्मता से हर एक विधि को, परियोजना को शुरू किया गया। तो लगभग 20 साल के काल में पूरे विश्व के दर्जन विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित किया। तो लगभग 20 साल लगाए और जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको इकट्ठा किया, संरक्षित किया। तो उन्होंने मानचित्र का निर्माण का कार्य किया, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके। फिर अब 20 साल तक अथक प्रयास किया, सबको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके फिर मानचित्र तैयार किया गया। इसका पहला चरण था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा और हर वर्ग को वर्णमाला के अक्षर से इंगित कर दिया। तो पूरा जो क्षेत्र था उसको 25 वर्गों में बांटा और हर वर्गमाला को इन्होंने वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित कर दिया। फिर छोटे छोटे वर्गों को दोबारा और फिर छोटे वर्गों में समूह में बांटा, हर एरिया को बांट के फिर और बांट के एक एक चीज़ को ढंग से स्टडी किया। इतना ही काफ़ी नहीं था, फिर छोटे वर्गों को और इकाइयों में बांटा। ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए और इनमें हजारों संरचनाओं के अनुसार छोटे छोटे देवस्थल आवासों से लेकर विशाल मंदिर तक को पुनः उजागर किया। तो एक एक चीज़ को उन्होंने ध्यान से देखा। सॉरी बच्चों, जैसे देव स्थलों को पढ़ा, देवताओं के स्थल यानी मंदिर, आवासों को पढ़ा, विशाल मंदिरों को, सबको क्लियरली स्टडी करके फिर से उजागर किया, फिर से पुनर्निर्माण किया। इसका प्रलेखन भी किया गया, फिर इसको सबको राइटिंग में डाला। इन सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारवादी के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम उनकी सारी चीज़ों को फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर में किलेबंदी के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को क्यों रखा गया, इसके क्या फायदे और नुकसान थे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किलेबंदी का क्षेत्र कि इसमें कृषि को क्यों रखा और इसके क्या फायदे नुकसान थे। विजयनगर में किलेबंदी के क्षेत्र में कृषि को भी रखा गया। किलेबंदी 7 तरीके से की गई थी। अब्दुल रजाक ने बोला 7 दीवारें थी, तो कृषि को भी उसमें रखा गया। किलेबंदी में क्यों रखा, क्या फ़ायदे क्या नुकसान थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अक्सर मध्यकालीन घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए मजबूर करना होता था। तो पहले जो मध्यकालीन घेराबंदी यानी जो दुश्मन होता था वो घेराबंदी करता था, तो उसका ये उद्देश्य होता था कि जो सामने वाली अपोजिंग पार्टी है, प्रतिपक्ष है, उसको खाद्य सामग्री से वंचित कर दे, कि खाने का सामान वहाँ ना पहुँचने दे, ताकि वो लोग सब सैनिक भूखमरी से मजबूर होकर समर्पण कर दें। तो सब लोग इस प्रकार से घेराबंदी करा करते थे पहले दुश्मन से लड़ाई करने के लिए। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम खाद्य सामग्री को अपने कंट्रोल में रख लेंगे तो कोई हमारी घेराबंदी नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने सोचा। और ये घेराबंदी क्योंकि कई कई महीनों तक, कई कई वर्षों तक चलती थी, तो आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्र के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण कराते थे। तो ज़्यादातर राजा क्या करते थे, जो किलेबंद क्षेत्र होते उसमें बहुत सारे अन्नागार, बहुत सारा अन्न इकट्ठा करके रखते थे। तो अब इन्होंने कृषि क्षेत्र को ही किलेबंद में ले लिया। इससे क्या फ़ायदा होता था, इससे अपने अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता था। आक्रमण के समय काफ़ी दिनों के लिए अनाज का भंडारण हो सकता था। कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने के क्या नुकसान है। अच्छा, इससे राजस्व की भी प्राप्ति होती है। किलेबंद अगर सुरक्षित होता है तो एक तीसरा पॉइंट हम राजस्व का भी लिख सकते हैं कि राजस्व जो होता है वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो वो आपकी आर्थिक रूप से राज्य को नुकसान नहीं होता था अगर किले में कृषि क्षेत्र रहता है तो। लेकिन इनके नुकसान क्या थे, यह प्रक्रिया काफ़ी खर्चीली होती थी, क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए आप सोचो कितने बड़े बड़े खेत होते हैं, उनकी किलेबंदी करने में कितना खर्चा आता होगा। तो प्रक्रिया काफ़ी खर्चीली होती थी। कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने में अधिक समय भी लगता था, धन भी लगता था और श्रम की आवश्यकता होती थी। तो ये उसके नुकसान होते। तो हमने फ़ायदे नुकसान दोनों देख लिए कृषि क्षेत्र को किलेबंदी में रखने के।
चौथा प्रश्न है दक्कन सल्तनतों और विजयनगर के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे। तो हम जानते हैं इनके बीच में संघर्ष के कई कारण थे। साम्राज्य विस्तार एक प्रमुख कारण था। फर्स्ट पॉइंट है वो दोनों ही सल्तनत और ये दोनों ही आपस में विजय अपना विस्तार करना चाहते थे। इनके संघर्ष का क्योंकि ये अपने साम्राज्य को विस्तार करना और मजबूत करना चाहते थे। दक्कन सल्तनत और विजयनगर के मध्य अपने सामरिक मुद्दों के कारण विवाद बढ़ जाता था। बीच के जो सैनिक मुद्दे होते थे उसकी वजह से विवाद बढ़ जाता था। दोनों अपने हथियार और ताकत बढ़ाना चाहते थे। तो दोनों क्योंकि पड़ोस के क्षेत्र थे, दोनों ही अपने आप को शक्तिशाली और हथियार अपने अधिक रखना चाहते थे। दुश्मन को आगे दूसरे के मुकाबले में अधिक ताकतवर होना चाहते थे। इस वजह से उनमें भी संघर्ष बढ़ जाते हैं। तो आज भी हम देखते हैं, आज भी दो राज्य क्षेत्र जो दो देश होते हैं, तो अगर दुश्मन आपका जो साथ वाला जो पड़ोसी देश है, यदि वो कुछ हथियारों की आपूर्ति करता है, हथियार रखता है, तो साथ वाले देश को ये लगता है कि वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, तो इससे अनरेस्ट पैदा होते हैं। तो ऐसे भी पुराने समय में भी उनके सामरिक मुद्दे होते थे और विस्तार एक मुख्य मुद्दा होता था। धार्मिक कारण भी विवाद का मुद्दा था। जैसे कि बहमनी इस्लामिक शासक ये इस्लाम का प्रचार प्रसार चाहते थे। बहमनी राज्य चाहते थे इस्लाम बढ़े, उसका प्रचार हो, तो इस वजह से भी उनके बीच में भी संघर्ष रहता था। दक्कन के शासक विजयनगर को जीतना चाहते थे क्योंकि उनकी विस्तारवाद की नीति और महत्वाकांक्षा के कारण ये संघर्ष चलता था। दक्कन के शासक जो थे वो भी विस्तार की नीति और महत्वाकांक्षाओं की वजह से संघर्ष रखते थे। और विजयनगर के अंदर एक बात और थी कि ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था। इस क्षेत्र को जीतकर वो अपने में शामिल करना चाहते थे। तो उपजाऊ क्षेत्र को जीतने में उनको बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि वो कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था। गोलकुंडा को जीतना भी एक संघर्ष का मुद्दा था। वो गोलकुंडा एरिया को जीतना चाहते थे। दक्कन सल्तनत के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। तो ये सब अलग कारण थे जिसकी वजह से वो विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच में संघर्ष का कारण रहता था। फिर इनके मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की क्या विशेषताएं थी। विजयनगर साम्राज्य में कई मंदिर थे। विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर इनमें से प्रसिद्ध है। वन मार्ग में पढ़ा ये शिव मंदिर होता है और विट्ठल मंदिर विष्णु मंदिर होता है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। पल्लव, चालुक्य, होयसाल और चोल वंश तक चलता रहा। इन सभी लोगों ने पल्लव, चालुक्य, होयसाल, चोल वंश, इन सभी लोगों ने मंदिर निर्माण में एक इतिहास हम इनका देख सकते हैं। अपनी छोटी कक्षाओं में इसको पढ़ा है। शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे और अधिक बड़ा किया गया। मुख्य मंदिर के सामने एक बड़ा मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। जब उन्होंने राज्य जीता तो उसमें उन्होंने एक मंडप बनाया कृष्णदेव राय ने मुख्य मंदिर के सामने। इन मंदिरों में सभागार और मंडप होते थे। सभागार का प्रश्न हम कर चुके हैं। सभागारों में वो देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखते थे, नृत्य नाटिकाएँ रखते थे और सभी अनुष्ठान वगैरह, सभी गैदरिंग्स के लिए, दिवालियों की पूजा, उत्सव, विवाह उत्सव और झूला झुलाने के लिए प्रश्न हम कर चुके हैं। मंडप हम कर चुके हैं। ये देवी देवताओं की आराधना की जाती थी, उनके विवाह, झूला झुलाए जाते थे, उत्सव मनाए जाते थे। विजयनगर के लोग विरूपाक्ष देव, विट्ठल देव और पंपा देवी को पूजते थे। मंदिरों में विशाल मूर्तियां स्थापित की जाती थी। मंदिरों में ऊंचे गोपुरम होते थे। गोपुरम आपने पढ़ा कि मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे कि दूर से ही दिखाई दे जाए। मंदिरों में देवस्थल, मंडप, मूर्ति स्थान, अनुष्ठान आदि का विशेष महत्व था। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में चौंकाने वाले तथ्य तथा इसकी जल संपदा और किलेबंदी की व्याख्या कीजिए। तो जल संपदा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किलेबंदी इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम पढ़ चुके हैं। ये प्रश्न इकट्ठा आ गया तो 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो पहले जल संपदा के बारे में आप पढ़ेंगे। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड है। तुंगभद्रा ने जो प्राकृतिक कुंड बनाया वो सबसे चौंकाने वाला तथ्य है। इससे इसे जलापूर्ति उनकी होती है। ये नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और आसपास का दृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती हैं। लगभग सभी जलधाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए। तो जो भी पहाड़ियों से ग्रेनाइट पहाड़ियाँ विजयनगर के आसपास है तो बहुत खूबसूरत दृश्य उपस्थित हो जाता है। ये सभी जलधाराएं नदी में आके मिलती हैं। सभी जलधाराओं के साथ उन्होंने बांध बनाए और अलग अलग प्रकार के और अलग अलग आकार के हौज बनाए। तो विजयनगर साम्राज्य में जल की आवश्यकता तुंगभद्रा नदी द्वारा बनाए गए प्राकृतिक कुंड से पूरी होती थी या अन्य जल हौजों का भी निर्माण किया गया। हम देख रहे हैं कि सभी धाराओं के साथ बांध बना के जल हौजों का भी निर्माण किया। कमलपुरम जलाशय का विजयनगर की जल आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण स्थान था और हीरिया नहर का उपयोग भी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हो।
हमने पिछले वाले प्रश्न में भी किया, सेम टू सेम वैसा का वैसा आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद किलेबंदी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किलेबंदी 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। तो ये अब्दुल रज्जाक कहाँ से आया? फारस के शासक ने भेजा था, कालीकट भेजा हुआ दूत। ये दूत था, उसने जब देखा उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया, किलेबंदी देखी। तो अब्दुल रज्जाक ने वर्णन किया कि न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र को और जंगलों को भी घेराबंदी में घेरा गया था। 7 पंक्तियों के अंदर सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। सबसे बाहर की दीवार थी वो शहर के आसपास जो पहाड़ियाँ थी उनको जोड़ रही है। किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक ने लिखा कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, हम ये पढ़ रहे थे, अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। तो आप देखो कि पहली, दूसरी, तीसरी दीवारों में खेत हैं, बगीचे हैं, आवास हैं। शासक किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे, इसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर थी। तो दूसरी किलेबंदी का नगरीय केंद्र जो है उसके अंदर वाले हिस्से के चारों तरफ बनी हुई है। तीसरी किलेबंदी में शासकीय केंद्र को घेरा गया है। तीसरे नंबर पे जो शासकीय केंद्र था उसको घेरा गया। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार बना रखे थे, सुरक्षित थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि उनकी किलेबंदी थी। ये अब्दुल रज्जाक का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल संपदा का भी और किलेबंदी का भी। तो आप इनके सारे पॉइंट्स एक एक करके इनको आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन करते हैं 8 मार्क का। 15वीं सदी के दौरान फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की किलेबंदी से किन कारणों से प्रभावित था? तो जो अभी क्वेश्चन किया वही उसका लास्ट पार्ट है। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। ठीक है बेटे, सेम लाइंस जो हमने 6th क्वेश्चन में किए। अब्दुल रज्जाक ने वर्णन किया कि न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। शहर को घेरा, कृषि में जो क्षेत्र आ रहे हैं यानी कृषि क्षेत्र को और जंगल को भी घेरा है। सबसे बाहरी दीवार जो बनाई थी वो शहर के चारों तरफ बनी पहाड़ियों को जोड़ रही है। तो शहर के चारों तरफ जो पहाड़ियाँ होती थी, ग्रेनाइट पहाड़ियाँ, उसको जोड़ रही है बाहर वाली दीवार। किलेबंदी की महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसने खेतों को भी घेरा था। अब्दुल रज्जाक ने लिखा कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच में क्या क्या है? खेत है, बगीचे हैं और आवास है। तो खेत, बगीचे और आवास 3 दीवारें हो गई। शासक किलेबंदी क्षेत्र के भीतर विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे, अनाजों को सुरक्षित रखते थे। दूसरी किलेबंदी नगरीय क्षेत्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। तो एक किलेबंदी ये भी थी कि नगरीय क्षेत्र जो है उसके जो आंतरिक भाग है, अंदर के भाग है, नगर के जो क्षेत्र है उसके चारों तरफ उन्होंने किलेबंदी कर रखी थी। तीसरी किलेबंदी कर रखी थी शासकीय केंद्र के, जहाँ पे सब शासक लोग रहते थे, उसकी घेरेबंदी कर रखी थी। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार बना रखे थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। तो ये सारा अब्दुल रज्जाक ने किलेबंदी के बारे में लिखा है। और कृषि क्षेत्र का हमारा एक क्वेश्चन भी आया था कि कृषि क्षेत्र को लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और जल संपदा, ये चीज़ें उसकी इंपॉर्टेंट है, और संघर्ष की कुछ चीज़ें। तो बेटे आप ये सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए। 8 मार्क के क्वेश्चंस आप तैयार करते हो, 3-4 बार सुनते हो तो इसमें 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहीं पर वीडियो हम फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट, इसको कई बार पढ़िए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स अप्रोच करने वाले हैं। तो चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी ही मैं चैप्टर 8 का वीडियो डालूंगी। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।